ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है आज का कि लव मैरिज के रिश्ते भी बहुत टूटते हैं। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ही बात सच है। तो एक तो सोसाइटी का दबाव नहीं होता उनके ऊपर कि भाई अपने अपनी मर्जी से की, हम इंडिपेंडेंट हैं, लड़की की भी वही सोच है, लड़के की भी वही सोच है। तो उनके ऊपर ना तो सोसाइटी का कोई प्रेशर है, ना फैमिली का कोई प्रेशर है, चीज़ें अपने मन से चल रही हैं। अब अगर वो उपाय कुछ कर लेते या तो शादी के पहले या शादी के बाद, तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है शिवानी भारद्वाज मैम एज एन एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपनी लव लाइफ, अपनी करियर ग्रोथ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हम कैसे प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, और अगर वो चीज़ कुछ गलत चल रही है तो हम उसको कैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ठीक करवा सकते हैं। तो लेट्स वेलकम मैम और उनसे सब चीज़ों का आंसर जानते हैं। हेलो मैम। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी भारद्वाज है। दिस इज़ माई 3rd जनरेशन इनटू दिस करियर। मेरे टोटल 1 लाख फॉलोअर्स हैं सारे सोशल मीडियाज़ को मिला करके। मेरी एक्सपर्टीज़ 10 to 11 ईयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है। राइट नाउ माई एज इज़ 27 और हमारी जब 14-15 की एज थी तब से हम इन चीज़ों के प्रैक्टिस में हैं। मैम, क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपना जो पार्टनर, जो होने वाला पार्टनर है जिससे हम शादी करेंगे, या फिर रिलेशनशिप में भी अगर मैं बोलूँ तो क्या हम उसका नेचर प्रेडिक्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल। हम जब भी कभी किसी का चार्ट देखते हैं तो एक प्लैनेट हम बोलते हैं दार कारक प्लैनेट। वो दार कारक कैसे हुआ? वो सबसे लोवेस्ट डिग्री का जो हमारे चार्ट का प्लैनेट होगा, उससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो पार्टनर होने वाला है फ्यूचर में, उसका नेचर कैसा हो सकता है। सपोज अगर किसी का दार कारक प्लैनेट मरकरी है, मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, तो अगर हमारी चार्ट में वो सबसे लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट है, तो जो हमारा फ्यूचर स्पाउस होगा वो उतना ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाला होगा, यूथफुल होगा, अपनी एज से हमेशा कम दिखेगा। दूसरी चीज़, जिससे भी हमारी शादी होगी वो हमारी एज से 5 से 6 साल छोटे ही होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स, अब जैसे किसी का मंगल है तो बहुत यूथफुल होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, उन्हें स्पोर्ट्स में, जिमिंग में, ये सारी चीज़ों में, फिटनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो इस तरीके से दार कारक प्लैनेट से हम जान सकते हैं कि हमारे फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा हो सकता है। ऑल्सो क्या हम ये भी प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, अगर होगी भी तो क्या प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी उन चीज़ों में? बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले तो दोनों चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक चार्ट से, मतलब अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो हमें अपना और अपने पार्टनर दोनों का चार्ट ज़रूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस लव हाउस होता है और 7th हाउस मैरिज हाउस होता है। अगर इन दोनों हाउसेस के बीच में कोई कनेक्शन बन रहा होता है, सपोज 5th का जो प्लैनेट है, जो लॉर्ड है, वो 7th में बैठा है, या 7th का लॉर्ड 5th में बैठा है, या फिर ये दोनों सेपरेटली किसी और हाउस में साथ में बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लव हाउस और मैरिज हाउस में कनेक्शन बन रहा है। अब यहाँ एक चीज़ और आती है कि क्या शादी हमारे कास्ट में होगी या इंटर कास्ट मैरिज होगी या इंटर रिलीजन भी, जैसे आजकल शादियाँ हो रही हैं। तो 7वां घर, जैसे मैंने बोला कि इंटर कास्ट मैरिज हम देख सकते हैं 7वें घर से। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट की डिग्री उस पर पड़ रही है या दृष्टि उस पर पड़ रही है, जैसे राहु केतु शनि, इसे एस्ट्रोलॉजी में राकेश भी कहते हैं, यानी राहु केतु और शनि। अगर इन तीनों में से किसी की दृष्टि 7वें घर पे हमारे पड़ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी कास्ट से नीचे हमारी शादी होगी। और प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, लड़के के चार्ट में हमेशा शुक्र यानी वीनस की प्लेसमेंट देखना इंपॉर्टेंट है। अगर वीनस डाउन डिग्री है या कोई नेगेटिव की दृष्टि, नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मैरिड लाइफ में कुछ अप डाउन रहेंगे, बट हाँ, रेमेडीज के थ्रू या चीज़ों को एडजस्ट करके हम चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, लड़की की कुंडली में जुपिटर यानी बृहस्पति का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बृहस्पति राहु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि के साथ बैठा है, या ऐसे ही डाउन डिग्री बैठा है, तो कह सकते हैं कि इन लॉज की वजह से उसको प्रॉब्लम आ सकती है। इनिशियल 1-2 साल प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं 5th और 7th हाउस के कनेक्शन से कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ओके। और अगर मैम हमारा चार्ट ये बता रहा है कि लव मैरिज नहीं हो पाएगी, बट स्टिल अगर इंडिविजुअल्स कर लेते हैं लव मैरिज, फिर क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी होती है? देखिए, जनरली कुंडली में लोग कहते हैं कुंडली का मिलान करना चाहिए। आउट ऑफ 36
अगर 18 के ऊपर नंबर आ रहा है तो हम शादी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसी भी शादियां कराई, हमने ऐसी भी कुंडली के मिलान करवाए जो 18 भी नहीं है बट वो हैप्पीली आज रह रहे हैं, और मेरे पास ऐसी भी कुंडलियां आई हैं जो 30-32 गुण मिले लेकिन उनके डाइवोर्स हो रहे हैं। तो इसके लिए ही हमने कहा ना कि इंडिविजुअल चार्ट की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल, अगर लड़के का शुक्र डाउन है, उसने कोई उपाय भी नहीं किया, अपने मन से शादी कर ली, तो वो प्रॉब्लम फेस होगी। और आप, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है आज का कि लव मैरिज के रिश्ते भी बहुत टूटते हैं। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही बात सच है। तो एक तो सोसाइटी का दबाव नहीं होता उनके ऊपर कि भाई हमने अपनी मर्जी से की, हम इंडिपेंडेंट हैं, लड़की की भी वही सोच है, लड़के की भी वही सोच है। तो उनके ऊपर ना तो सोसाइटी का कोई प्रेशर है, ना फैमिली का कोई प्रेशर है, चीज़ें अपने मन से चल रही हैं। अब अगर वो उपाय कुछ कर लेते या तो शादी के पहले या शादी के बाद, तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। तो ये बात बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इंडिविजुअल अगर शादी कर भी लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अगर 30 से 32 गुण भी उनके मिल गए फिर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए उपाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मैम, अगर अब प्रॉब्लम आ रही है, लाइक उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने शादी कर लिया, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो अब क्या कुछ ऐसी रेमेडीज़ हम कर सकते हैं कि वो रिलेशनशिप अपना बचा सकें, अपनी मैरिज को बचा सके बेसिकली? बिल्कुल। एक तो बहुत पावरफुल चीज़ है गौरी शंकर का, अगर रुद्राक्ष वो धारण कर लें, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी या दोनों कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, बृहस्पति जुपिटर को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अगर वो एक चुटकी हल्दी रोज पानी में डाल के नहाते हैं तो भी उनका जुपिटर काफ़ी बैलेंस हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, गौरी शंकर मंत्र का 51 बार अगर वो पाठ कर लेते हैं पूरे दिन में, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय करके वो 100% अपनी शादी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये उपाय दोनों को करने चाहिए या फिर दोनों करें तो सबसे अच्छा है। और देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हस्बैंड की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को दोष देंगे जी। तो अगर दोनों करते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं रिश्ते को बचाने के लिए, तो दोनों को ही करना चाहिए। ओके जी। ऑल्सो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम फाइनेंशियल आउटलुक जान सकते हैं अपना आगे की लाइफ के लिए अपनी? बिल्कुल। देखिए, वीनस से हम सभी जानते हैं कि फाइनेंस, लग्जरी, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो अब वीनस अगर हमारी कुंडली में लो होकर के कहीं बैठे हैं या चंद्रमा की दृष्टि उस पर पड़ रही है, चंद्रमा क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक स्टेबल प्लैनेट नहीं है। आसमान में भी हम जब चंद्रमा को देख रहे हैं तो हर 15 दिन में वो घट रहा है तो अमावस्या आ रही है, बढ़ रहा है तो पूर्णिमा आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो स्टेबल प्लैनेट नहीं है एज पर कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर वो शुक्र के साथ बैठा है तो इंसान फाइनेंशियली अर्निंग तो अच्छी करेगा बट उसके हाथ में पैसा नहीं रुकेगा। सिमिलरली, अब शुक्र किसी ऐसे घर में या राहु के साथ बैठ गए हैं तो अर्निंग होने में ही प्रॉब्लम आएगी। पढ़ाई भी की है, हम लोग ऐसी भी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ाई की है, अच्छी से अच्छी डिग्री, जॉब नहीं लग रही है। तो ये चीज़ें हैं। कुछ इसमें वास्तु का भी इम्पैक्ट होता है, घर में कोई चीज़ों की ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं कि जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्रिएट कर रही होती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम फायर एलिमेंट ला दें, नॉर्थ ईस्ट अगर वाटर एलिमेंट का जोन है तो वहाँ हम फायर का एलिमेंट रेड कलर बहुत यूज कर रहे हैं या उधर किचन बना रहे हैं, तो ये सारी चीजों की वजह से फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आते हैं। कुंडली में एक घर और होता है जिससे सडन गेन और सडन लॉस को हम देखते हैं। तो अब जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ को प्रॉफिट भी हो रहा है, कुछ को इतना नुकसान हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही उसमें खराब हो गई। तो वो हमें कैसे पता चलता है? कुंडली में जो 10th हाउस होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में गेन ज्यादा होंगे या लॉसेस ज्यादा होंगे। अब उसमें राहु बैठ गया है या चंद्रमा बैठ गया है तो वो स्टेबिलिटी की कमी दिखाता है। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप उसके मन में, आपके लिए उसके प्रति लालच बढ़ने लगेगा कि हाँ यार प्रॉफिट तो हो रहा है, अब हम और आगे बड़ी अमाउंट इसमें लगा सकते हैं, बस वहीं से हमारा पीछे जाने का सफर शुरू होता है। ओके। ऑल्सो लाइक मैम, किसी का करियर बहुत अच्छा चल रहा है, करियोग्राफ अभी तक बिल्कुल स्टेबल था, ग्रोथ मिल रही है, सब हो रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा है कि वो स्टक हो गया है और बहुत टाइम से वो स्टक ही चल रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और वही चीज़ की डिमीन होता जा रहा है और डिग्रेड हो रहा है बेसिकली, सॉरी। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम उस चीज़ को, जो ब्लॉकेज आई है, उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, करियर को
10th हाउस और 2nd हाउस से देखते हैं। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल करियर में बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है। अगर बिजनेस की बात करें तो सूर्य का वहां पे बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि इजिली ये व्यक्ति किसी भी चीज का व्यापार करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। सिमिलरली सैटर्न से हम प्राइवेट जॉब्स या किसी तरह की जॉब्स को देखते हैं। तो अगर सैटर्न वीक है या सैटर्न की महादशा यानी शनि की महादशा अब शुरू हो गई है तो उस व्यक्ति को फील होगा कि पिछले 6 महीने 7 महीने से मेरा करियर थोड़ा सा रुका हुआ है, वो एक स्टक हो रहा है करियर। तो अब इंडिविजुअली अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है तो उसके लिए राहु का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मेडिकल के फील्ड में है, डॉक्टर है, तो उसके लिए चंद्रमा का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे लोग करियर कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं बिना अगर चार्ट का कंसल्टेशन लिए या फिर समझे अपने चार्ट को, तो कुछ समय तक तो चीज़ें ठीक चलती हैं, बैलेंस चलती हैं। जो आपने पूछा कि आफ्टर सम सर्टेन पॉइंट क्यों ऐसा लगता है कि हमारा करियर रुक रहा है, तो या तो वो कोई ट्रांजिशनल फेस है जो 1 से 2 साल बाद बीत जाएगा, या फिर आपके चार्ट उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है एज फॉर योर करियर। तो अगर हम चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा तो द नेक्स्ट स्टेप क्या हमें लेना चाहिए? क्या करियर चेंज करना चाहिए या फिर कुछ रेमेडीज करके हम उसी करियर में ग्रोथ ले सकते हैं? देखिए, हाँ, अगर पॉसिबल है करियर चेंज करना, ये डिपेंड करता है अगर चार्ट कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा पीड़ित ग्रह है जिससे संबंधित आपका काम है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आजकल कंटेंट का क्रिएशन का ये सारी चीज़ों का काम, तो ये मरकरी से, बुध से रूल होता है। तो अब जैसे कोई व्लॉग बना रहा है, यूट्यूब पे है या इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये सारा काम हम लोग मरकरी से देखते हैं। अब डिपेंड ये करता है, अगर 50-60% मरकरी ठीक है तब तो ये काम थोड़ा ऊपर नीचे करते उन्हें प्रॉफिट दे देगा। बट 50 से भी नीचे डिग्री पे अगर बैठा है तो फिर उससे कोई एक्सपेक्टेशंस करना गलत है। वो करियर स्विच करना ही बेटर ऑप्शन है। और करियर के लिए उपाय के तौर पे अगर आप जॉब में हैं तो सबसे इजी एक उपाय है कि शिवलिंग पे काला तिल हर शनिवार को चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया अपने घर के किसी भी खुले स्थान पे, बालकनी पे, छत पे या खिड़की पे जलाना चाहिए। अगर बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य को रोज जल अर्पण करना चाहिए और कोई भी सोने का आभूषण जरूर पहनना चाहिए। अच्छा, अगर हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर इसमें हमें लॉसेस हो जाएंगे? बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट लोग रियल एस्टेट में करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक में, जैसे हमने आपको बताया। तो रियल एस्टेट का जो काम हो गया वो मंगल, मार्स से रूल होता है। अब अगर किसी की कुंडली में मंगल वीक है और उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, तो या तो डॉक्यूमेंटेशंस में कुछ गड़बड़ हो जाएगी या वो प्रॉपर्टी में ही कुछ, बाद में पता चला कि सारे पैसे तो दे दिए, बाद में पता चल रहा है कि वहाँ तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी। एक चीज ये हो गई। अब गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, उसके लिए अगेन सूर्य का, क्योंकि सूर्य रिलेटेड है आभूषण से, गोल्ड चीजों से। तो अगर किसी का सूर्य पीड़ित है, सूर्य वीक है, तो उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली स्टॉक में, तो वो हमने जो आपको बोला कि 9th हाउस से हम सडन गेन, सडन लॉस को देखते हैं और 10th हाउस से। अगर वहाँ कोई पीड़ित ग्रह जैसे राहु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो हमें स्टॉक मार्केट से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। इनिशियली हमें प्रॉफिट मिलेगा, आगे हमारा लालच उसके प्रति बढ़ेगा। जैसे ही लालच बढ़ा, हमने ज़्यादा अमाउंट लगाया, वहीं से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल्सो कुछ अगर हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं तो हम वो भी जान सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए अगेन हेल्थ के लिए अष्टम भाव कुंडली का 8th हाउस देखते हैं। और किसी को, मान लीजिए हम आपको लाइन वाइज सारे हेल्थ इश्यूज के बारे में बताते हैं। किसी का सूर्य पीड़ित है तो उसको आई साइट से रिलेटेड इश्यूज, फ्रीक्वेंट हेडेक रहेगा ही रहेगा। किसी का चंद्रमा वीक है या उसकी दृष्टि, किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, तो उसको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नर्व्स से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। उसको आयुर्वेदिक दवा से ज़्यादा फायदा होगा इन कंपैरिजन टू इंग्लिश दवा। अब तीसरी चीज मंगल, मार्स पे आ जाते हैं। तो मंगल जो है वो ब्लड रिलेटेड इश्यूज के लिए देखा जाता है। स्किन एलर्जीज, बीपी, थायराइड, डायबिटीज। किसी का अगर मंगल लो है, ब्लड लाइन में भी अगर उसको नहीं थी बीपी और थायराइड, डायबिटीज, फिर भी उसको हो जाएगा। मरकरी हमारे कंठ को रूल करता है, तो ENT से रिलेटेड इश्यूज, टीथ, थ्रोट, ईयर्स से रिलेटेड इश्यूज लो मरकरी हमें देता है। जुपिटर वीक है
या जुपिटर किसी ऐसे घर में बैठा है जो डाउन डिग्री का घर है, तो ओवरवेट से रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज ये हो जाते हैं। केतु किसी का वीक है तो प्राइवेट बॉडी पार्ट से रिलेटेड इश्यूज, लोअर बॉडी पोर्शन जैसे स्टमक, बैक, जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज, ये हम पता कर सकते हैं। और सिमिलरली उस प्लैनेट को इम्प्रूव करके हम उसकी उपाय करके अपने हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैम जैसे अगर किसी को मतलब सब डॉक्टर्स को दिखा लिया और आराम नहीं आ रहा है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में आके वो यहाँ पे आके उसका क्योर मांग सकते हैं? एक सबसे अल्टीमेट हेल्थ का उपाय है राम रक्षा स्तोत्र, उसको बोलते हैं। वो इन जनरल सारी हेल्थ इश्यूज पे काम करता है। एक कटोरी जल लेके उस पे तुलसी के 1-2 पत्ते डाल के अपनी इस रिंग फिंगर को उस पर डिप करके वो स्तोत्र का पाठ करना है। और उसके बाद अगर खुद बीमार है तो वो उसको पी ले, या अगर घर में कोई बीमार है वो ये पाठ नहीं कर सकता तो वो उसको दे। अब कई लोग ऑक्सीजन लगा है, बिल्कुल वेंटिलेटर पे हैं, हम पानी भी नहीं दे सकते बोलते हैं, तो वो उस पर जल का छिड़काव कर दे। ये इतना कारगर है कि सिर्फ छिड़काव करने मात्र से हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। महामृत्युंजय का भी कई लोग कहते हैं जाप करना चाहिए, बट महामृत्युंजय मंत्र का जाप तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमें उसकी दीक्षा ना प्राप्त हो, वरना उसका नेगेटिव अपोजिट इम्पैक्ट आ जाता है। ये चीजें बहुत कम लोगों को मालूम होती हैं। तो जैसे क्या क्या चीज़ होगी अगर हमने दीक्षा नहीं ले रखी और हम उस मंत्र का जाप कर ले? तो हेल्थ पे बल्कि उल्टा असर पड़ने लगेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमें, अब हम अगर इस फील्ड में हैं, हम अगर एस्ट्रोलॉजी में हैं या हम किसी भी फील्ड में, तो हमारे एक गुरु होते हैं, हमने जिनसे शिक्षा ली होगी। तो जब तक आप उनके सानिध्य में उसका पाठ नहीं करेंगे या आप उनसे अनुमति नहीं ले लेंगे कि हाँ हम इसका पाठ कर सकते हैं, तब तक उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि वो आपके हेल्थ पे उल्टा ही असर कर देगा। तो इसलिए महामृत्युंजय तो तब तक नहीं, इसीलिए महामृत्युंजय का जाप किसी पंडित से ही कराना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। क्या मैम वास्तु भी हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी पीस को इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल, देखिए हम आपको इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं अपने वास्तु विजिट का। उस लेडी के घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, ना उनके चार्ट में, उनकी बर्थ चार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर में भी कोई वास्तु दोष नहीं था। जब विजिट करके हम बाहर निकल रहे थे तो हमारी नज़र एक स्टैचू पे पड़ी। वो बिल्कुल एक लेडी का फेस, बिल्कुल डल सा फेस उन्होंने स्टैचू के तौर पर लगाया था। वो आज के समय में कुछ भी एस्थेटिक है, कुछ भी यूनिक और एंटीक के नाम पर लोग लगा देते हैं। और फिर हमने उनसे उसका प्राइस पूछा तो उन्होंने कुछ 20-22 हजार से उस स्टैचू का प्राइस बताया। हमने कहा ये आपका प्रॉब्लम है मेन घर में, जो आपने बोला ना कि बहुत एनर्जेटिक फील नहीं करती हूँ, खुश नहीं रहती हूँ, सारी चीजें हैं मेरे पास, स्टाफ्स हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, इसको आप हटा करके देखिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का प्लेसमेंट हम घर में जाने अनजाने कर देते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता उसके बारे में, जो हमारे मेंटल हेल्थ में बहुत इम्पैक्ट करती है। अब कई विजिट्स मैंने ऐसे किए कि अगर एक ही स्लैब पे किचन में सिंक भी है और गैस स्टोव भी है, तो अब आपने क्या किया, अब आपने वहाँ फायर और पानी को एक साथ स्थान दे दिया, तो मन हमेशा द्वंद्व में रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे जो लेडी खाना वहाँ पर बनाएगी। तो इसकी एक जनरली बहुत, अब क्या है, फ्लैट्स के कल्चर में गैस पाइपलाइन आई हुई है तो हम ज़्यादा चेंजेस घर में कर नहीं सकते, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। फिर भी ऐसे छोटे छोटे कुछ उपाय होते हैं जिसको करके वास्तु के अकॉर्डिंग हम घर को बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है और हम आपको अपने घर को वास्तु कंप्लाइंट बना सकते हैं। अब जैसे ये जो सिंक और गैस की हमने आपको प्रॉब्लम बताई, कई घरों में है, इसका एक इजी उपाय, या तो आप फायर की एनर्जी बढ़ा दीजिए या फिर पानी की एनर्जी। तो एक चीज हाई हो गई, अब फायर की एनर्जी तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो तो एक लिमिटेड गैस स्टोव है, हम उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। पानी की एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, एक बर्तन, कटोरा, बड़ा टोपिया जिसे कहते हैं, उसमें पानी भर के रख दीजिए और वो जब जब खाली होता जाए उसको वापस रिफिल करते जाइए। कवर नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। दूसरा एक उपाय है कि कोई वुडन एलिमेंट, वुडन का स्टोरेज बॉक्स या बेलन जो हम लोग यूज करते हैं, वो दोनों के बीच में, सिंक और गैस स्टोव के बीच में अगर हम प्लेस कर देते हैं, तो लकड़ी भी एक ऐसी चीज है जो दोनों के बीच की एनर्जी को बैलेंस करती है। वुडन जो होता है एलिमेंट, उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो बैलेंसिंग नेचर के लिए जानी जाती है, तो हम उसका भी वहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो क्या वास्तु के थ्रू फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। अब घरों में जैसे लोग बोरेवेल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेप्टिक टैंक, ये सारी चीजें बनाते हैं, तो उसका प्रॉपर डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अब अगर आपने नॉर्थ ईस्ट की जगह उसे साउथ पे बना दिया
तो आपने फायर के जोन में पानी को स्थान दे दिया, तो इससे 100% फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आएंगे। मेन गेट के सामने शू रैक है, मेन गेट के सामने बहुत क्लटर्ड है चीजें। घर जितना स्पेशियस नहीं भी है बट क्लटर फ्री होना चाहिए। सामान कम रखिए, जरूरी नहीं अननेसेसरी स्टफ्स भरने की कोई नीड नहीं है जितना, क्योंकि हर एक चीज में अगर एक पानी का गिलास भी रखा है उसकी भी एक अपनी एनर्जी, उसने भी अपनी एक एनर्जी होल्ड कर रखी है। इसीलिए हम लोग वास्तु में 27 चीजों को मूव करने का भी एक लॉ बताते हैं कि जैसे घर में चीजें बहुत ज्यादा जब स्टक लगे तो 27 कोई भी चीजें, सोफा हो सकता है, कुशन हो सकता है, वो सारी चीज़ों को मूव करते रहना चाहिए। अगर 27 चीज़ों का हम लगातार मूवमेंट करते हैं तो एनर्जी शिफ्ट होती है, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो खुल जाती है। ओके, तो वो मूवमेंट की वजह से क्या हम गलत किसी डायरेक्शन में अगर हमने कोई चीज़ रख दी, नहीं, जैसे उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है। जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्लावर पॉट अगर रखा है तो सालों से वहीं रखा है, फ्रिज के ऊपर कोई डेकोरेटिव पीस है वो वहीं रखा है, फ्रिज और टीवी कैबिनेट के नीचे हमने कुछ रख रखा है तो वो सालों से वहीं रखा हुआ है। बुक्स पढ़ नहीं रहे बट फिर भी उसको घर में रख रखे हैं। मेडिसिन को इतना अवॉइड करना चाहिए कि अपने सोने की जगह पे मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, इनफैक्ट बेडरूम में ही नहीं रखना चाहिए। लोग ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से उनको इश्यूज आते हैं। ऑल्सो लाइक किसी की मतलब हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं, या फिर ऐसा भी मतलब मैंने ऐसा सुना है कि कोई पहले किसी घर में रह रहा था, वो तब तक ठीक थे बट जैसे ही उन्हें शिफ्ट करा वहाँ जाके उनको प्रॉब्लम्स बढ़ गई और वो बीमारियाँ ठीक ही नहीं हो रही हैं। तो क्या वो कहीं वास्तु दोष है या कुछ है उस घर में? क्या तो ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द हाउस का कॉन्सेप्ट पहले आंगन के जो घर हुआ करते थे उसमें ज्यादा प्रचलित था और सही था, बट फिर भी अब एक फ्लैट के कल्चर में भी आजकल अगर फैमिलीज रह रही हैं तो एक उस एनवायरनमेंट का, उस जोन का 2 BHK हो 3 BHK, उसका भी एक ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ द हाउस तो होता ही है। अब वो ऊपर से तो बंद है, फ्लैट है, बट कई बार क्या करते हैं हम लोग कि इस चीज का ध्यान ही नहीं देते। सब कुछ अच्छा है कि हाँ चलो साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, वो भी है, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम भी है, बट ब्रह्म स्थान का क्या? वो तो मेन जोन है जो सारी चीजें गैदर कर रहा है। अब ब्रह्म स्थान इज जस्ट लाइक अवर नेवल, तो वो चीज अगर क्लियर नहीं है, वहां बाथरूम है या कोई पिलर गया हुआ है तो 100% हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो ये चीज तो, और इसका कोई उपाय नहीं। अगर ब्रह्म स्थान में कोई निर्माण हो रखा है उसका कोई उपाय नहीं। हाँ, खुला नहीं है अगर, तो हम लोग ब्रह्म स्थान में एक अष्टकमल की रंगोली प्लेस कर सकते हैं जिससे वो कहीं ना कहीं ब्रह्म स्थान को इम्प्रूव कर रही है, इन्हेंस कर रही है। ऑल्सो हम हमारे आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज दोनों होती हैं, तो अगर नेगेटिव एनर्जी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अराउंड, हमारे ऑरा में नेगेटिव एनर्जी है, और अगर है तो उसके लिए क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं कि हम उससे मतलब उससे हम छुटकारा पा सके? अगर किसी का चंद्रमा, अगर बर्थ चार्ट से इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर किसी का चंद्रमा बहुत कमजोर है या चंद्र से संबंधित उसके नक्षत्र हैं, उस व्यक्ति को नेगेटिविटी इतनी जल्दी इम्पैक्ट करेगी जितनी आम लोगों को नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का चंद्रमा इतना वीक है कि रास्ते में जैसे अगर किसी और के लिए भी कुछ करके रखा हुआ है, जादू टोना कुछ भी, और अगर वहां से हमारे जैसा आदमी जिसका चंद्रमा वीक है वो क्रॉस कर रहा है तो वो अपनी वो चीजों की एनर्जीज अपने ऊपर ले लेगा। तो इतना पीड़ित चंद्रमा अगर किसी का होता है तो वो बट ऑब्वियसली नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। इन जनरल भी चीज़ों की ओवर शेयरिंग करना, आज के समय में कंपैरिजन इतना ज़्यादा है हर किसी में, अपने बच्चे से दूसरे कंपैरिजन, दूसरे बच्चे से फलाने का कंपैरिजन, इससे भी नेगेटिविटी आती है कि हम तो कुछ अचीव करने में लगे हैं और हमारे आसपास के लोग उन चीज़ों की बहुत रिपीटेडली अगर बात कर रहे हैं अचीवमेंट्स की, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक ऑरा को क्षति पहुंचती है। किसी इंसान की बहुत ज़्यादा बात की जाए, अब जैसे सेलिब्रिटीज हैं वो भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं इन चीज़ों के लिए। रेगुलर सॉल्ट बाथ इज अ मस्ट। सॉल्ट बाथ तो हर किसी को रेगुलर बेसिस पे लेनी ही चाहिए। दूसरा, मंत्र वगैरह का अगर सहारा ले सकते हैं तो काल भैरव अष्टकम का पाठ जरूर करना चाहिए। सैटरडे ही अगर टाइम ना मिले तो करना ही चाहिए। उससे क्या है कि एक ऑरा का आगे प्रोटेक्शन क्रिएट होता है। उससे अगर ऐसी किसी सिचुएशन में वो आदमी आता भी है या मन में किसी के मेरे बारे में कोई नेगेटिव ख्याल भी आता है, फिर भी हमारा प्रोटेक्शन होगा।
ये चीज़। और अगर कोई मून को अपने इम्प्रूव कर लेगा तो उसको वैसे भी नज़र से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बारे में कोई लाख बुरी बातें करे, कुछ कर भी दे उसके लिए, तो भी इन चीज़ों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। अब चंद्रमा के उपाय क्या है? शिवलिंग पे पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के चढ़ाना, ओम सोम सोमाय नमः का हर सोमवार 108 बार, चाहे 51 टाइम्स चैंटिंग है। माता की रिस्पेक्ट जितनी हो सके, माता मान लीजिए बीमार हैं, अस्वस्थ हैं या नहीं है, तो मदरली फिगर जो भी है हमारे लाइफ में, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी बातों को मानना, इससे एक हमारा ऑरा मजबूत क्रिएट रहता है और हमें नेगेटिविटी कुछ नहीं कर पाती है। क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपने हिडन टैलेंट्स और अपनी स्ट्रेंथ्स और या फिर वीकनेस की भी मैं बात करूँ तो क्या हम वो पता लगा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आज के समय में स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो अगर किसी को, आपके नज़रिए से स्ट्रेंथ क्या है? जो मेरे को पावर दे, मतलब एज अ करियर आप पूछ रही हैं या ओवरऑल? अगर टैलेंट की बात की जाए तो मान लीजिए किसी का सिंगिंग टैलेंट है, ठीक, डांसिंग टैलेंट है, बॉडी बिल्डिंग में उसको इंटरेस्ट है, वो भी आजकल टैलेंट है। तो अगर ये चीजें देखनी है, अगर किसी के, जैसे हमने बोला मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, हमारे थॉट को रूल करता है, थॉट चक्रा को, अगर किसी का मरकरी बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी पोजीशनिंग में है, बुध आदित्य योग है, बुध आदित्य मीन्स, आदित्य मीन्स सूर्य और बुध मीन्स मरकरी, कुंडली में अगर ऐसे योग हैं तो हम कह सकते हैं ये सिंगिंग में इसका टैलेंट हो सकता है, लेखनी में, राइटिंग में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, या उसको ये चीज एज अ साइड ग्रोथ दे सकती है। अब मरकरी से ही एक फील्ड और रूल होता है जो कंटेंट क्रिएशन की हम बात कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स जैसे आजकल के हो गए, जो वाणी से अपने प्रभावित कर सके, थॉट की जैसे हमने बात की, तो वाणी से अगर हम प्रभावित कर सकते हैं तो ये एक अपने आप में टैलेंट है। सिमिलरली किसी का वीनस बहुत अच्छा है, उसको अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो वो शॉर्ट फिल्म्स या इन फील्ड में नाम कमा सकता है। कमी कैसे पता चले कि हमारे अंदर की कमी क्या है? 7th हाउस और 8th हाउस से हमें अपनी प्रॉब्लम्स पता चलती है कि किस प्रॉब्लम पे हमें काम करना चाहिए, जो हमने काम नहीं किया पास्ट लाइफ में, उसकी वजह से हमें इस लाइफ में प्रॉब्लम आ रही। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग बहुत है, लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हर चीज़ों का ओवर थिंकिंग है। तो पिछले जन्म में कुछ ऐसी गलतियां रही हैं जिसकी वजह से इस जन्म में उनका मून डाउन डिग्री पे आया। मून उनका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट है उनके चार्ट में, इस वजह से उन्हें एंजाइटी है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। किसी का राहु बहुत वीक है, राहु ऐसी चीज़ों में इंसान को ले जाता है जो सोसाइटी नॉर्म्स पे गलत है। उस व्यक्ति को तो ये लगता है कि नहीं, ऐसी कुछ गलत चीज़ें तो हम कर नहीं रहे, ठीक ही हैं सारी चीज़ें, हम तो लाइफ में अच्छा ही कर रहे हैं। बट गलत क्या? ड्रिंकिंग की हैबिट, ऐसे रिलेशनशिप्स में चले जाना जो सोसाइटी नॉर्म्स में गलत हैं। ऐसे रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या हम सिंगल हैं बट सामने वाला मैरिड और उससे रिलेशनशिप में चले जाना, सोसाइटी नॉर्म्स पे चीजें गलत है। तो ये राहु जैसे प्लैनेट्स हमसे करवाते हैं। या तो उसके ट्रांजिशन में ऐसी चीजें होती हैं, या राहु अगर हमारे 6th हाउस में बैठा हो तो ऐसी चीजें इंसान करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर आपको भी अपने लाइफ से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं और आप इसके बारे में मुझसे कंसल्टेशन या सजेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन्स पे मेरे नंबर्स, मेरी आईडीज़ मेंशन हैं, तो उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।